जर्मनी के बवेरिया स्टेट में ओरा नदी के किनारे आई हुई हर्जोगेनाक नाम की जगह पर दो भाइयों का जन्म होता है, एडोल्फ और रुडोल्फ। बहुत सालों तक साथ में काम करने के बाद दोनों भाइयों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दोनों अपनी अपनी अलग अलग शू कंपनी खोलते हैं, एक एडिडास और दूसरा पूमा। और दोनों एक दूसरे के राइवलरी बन जाते हैं और ऐसे राइवलरी बनते हैं जैसे कोई माफिया गैंग्स हो। एक ही शहर में दोनों अपनी शू फैक्ट्रीज भी खोलते हैं, एक नदी के इस पार और दूसरा नदी के उस पार। इनका बर्ताव भी आपस में माफिया गैंग्स जैसा हो जाता है कि अगर आपने किसी एक फैक्ट्री में काम किया हुआ है तो दूसरी फैक्ट्री में काम करने की आप जरूरत भी नहीं कर सकते। दोनों तरफ उनके अलग अलग बेकरीज बना लेते हैं, उनके अलग अलग बार्स बना लेते हैं और इवन उनके स्पोर्ट्स क्लब भी अलग बना देते हैं। और दोनों भाइयों के बीच का ये झगड़ा मरते दम तक चलता रहता है और इवन उन्होंने ऐसी डिमांड भी करी थी कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र एक दूसरे से जितनी हो सके उतनी दूर रखना। और ये राइवलरी शुरू हुई थी सिर्फ एक फैमिली आर्ग्यूमेंट की वजह से। छोटे से लॉन्ड्री रूम से शुरू हुई ये दोनों कंपनियां आज स्पोर्ट्स मार्केट में ग्लोबल पावर हैं। बड़े भाई रुडोल्फ डेस्लर, जिन्हें लोग प्यार से रूडी कहते थे, उनका जन्म हुआ था 1898 में। और छोटे भाई एडोल्फ डेस्लर, जिन्हें लोग प्यार से एडी कहते थे, उनका जन्म हुआ था 1900 में। एडोल्फ को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उनको एथलीट बनना था और इसलिए वो अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते थे। और तभी उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि प्लेयर्स के लिए कोई सूटेबल शूज नहीं है खेलने के लिए। और तब से उनका ये मानना था कि अगर स्पेशलाइज स्पोर्ट्स के लिए स्पेशलाइज शूज बनाए जाए तो उससे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। पर एडी अपना ये एम्बिशन पूरा नहीं कर पाए क्योंकि पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी और उनको मिलिट्री ज्वाइन करके वॉर में जाना पड़ा। वर्ल्ड वॉर खत्म होके वापस आने के बाद एडी अपनी मदर के लॉन्ड्री रूम में ही शू बनाना शुरू करते हैं। पर वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। और ऐसे क्राइसिस वाले टाइम में भी लोगों को स्पोर्ट्स खेलते टाइम अच्छी क्वालिटी के शूज चाहिए थे और इसलिए एडोल्फ ने आर्मी की खराब हो चुकी और डिस्कार्ड हो चुकी चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। आर्मी के डिस्कार्ड किए हुए हेलमेट और उनकी वाटर बैग से लेदर निकाल के उसमें से शूज बनाए और इवन आर्मी के खराब हो चुके पैराशूट में से भी स्लीपर्स बनाए। और ये शूज वहाँ की लोकल स्पोर्ट्स गेम और लोकल स्पोर्ट्स क्लब में सेल होने लगे। और थोड़े ही टाइम बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था गैब्रूडर डेस्लर शू फैब्रिक, जिसमें एडी ने शूज की डिजाइन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल किया और रूडी ने उसकी सेल्स और मार्केटिंग को हैंडल किया। 1928 में गैब्रूडर डेस्लर शू फैब्रिक को एक बड़ी सक्सेस मिलती है जब एम्स्टरडेम के ओलंपिक गेम्स में लीना राडके डेस्लर कंपनी के शूज पहनकर गोल्ड मेडल जीतती है वुमेन्स 800 मीटर रेस में। और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग विनिंग ने एडोल्फ की थ्योरी को प्रूव कर दिया कि आप उनके बनाए गए शूज पहनकर बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो और ज्यादा फास्ट दौड़ सकते हो। और ये इंसिडेंट के बाद गैब्रूडर डेस्लर शू फैब्रिक लोगों की फेवरेट शू कंपनी बन गई। और ये डेस्लर कंपनी के शूज बहुत सारे एथलीट्स ने 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में और 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में पहने थे। 1936 में कंपनी को एक दूसरी बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है जिससे कंपनी की सेल्स स्काई रॉकेट हो जाती है। 1936 में हिटलर की नाजी गवर्नमेंट ओलंपिक अनाउंस करती है द नाजी गेम्स। और नाजी गवर्नमेंट के रूल में डेस्लर ब्रदर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है क्योंकि हिटलर एथलेटिज्म और फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करता है क्योंकि फिजिकल फिट लोग बाद में वर्ल्ड वॉर में बहुत जरूरी थे। और ये फिजिकल फिटनेस के रूटीन में लोग डेस्लर ब्रदर्स के ही शूज पहनते थे। ये 1936 के ओलंपिक गेम्स में यूएस के स्प्रिंटर जेसी ओवेंस भी पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं जो उस टाइम पे अपनी फास्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत फेमस थे। एडोल्फ और रुडोल्फ अपने एक दोस्त जोई वाइजर, जो जर्मन टीम के कोच होते हैं, उनके साथ मिलकर एक समझौता करते हैं कि वो सारे प्लेयर्स को अपने स्पेशली डिजाइन किए गए शूज ऑफर करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जेसी ओवेंस। ऐसे स्पेशलाइज शूज जिसमें नीचे मेटल स्पाइक्स है और उसका लेदर भी फ्लेक्सिबल और टफ है। पर ये थोड़ा डेंजरस काम था क्योंकि उस टाइम पे अफ्रीकन अमेरिकन हिटलर की आइडियोलॉजी के टारगेट में थे और जेसी ओवन जो एक खुद अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको जर्मन कंपनी के शूज ऑफर करना वो हिटलर की आइडियोलॉजी के खिलाफ हो सकता था। पर उसकी फिक्र ना करते हुए जॉय वाइजर ने जेसी ओवेंस को सिर्फ एक ही ऑफर दी कि वो या तो डेस्लर कंपनी के शूज पहनेंगे या तो वो बिना शू के रनिंग करेंगे। और जेसी ओवेंस ने डेस्लर कंपनी के शूज पहनकर रनिंग किया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया
और इवन एक नहीं, उन्होंने 4 अलग अलग स्प्रिंट में अपना गोल्ड मेडल जीता। जेसी ओवन्स ये गोल्ड मेडल जीत के ओलंपिक के स्टार बन गए और डेसलर ब्रदर्स के लिए वो एक आइडियल एडवर्टाइजमेंट कैरेक्टर बन गए, क्योंकि इस तरह की मार्केटिंग पहले कभी नहीं हुई थी और कंपनी की सेल्स बूम होने लगी और वर्ल्ड वाइड इनके शूज बिकने लगे। और तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। और इस बार रुडोल्फ को वॉर में जाना पड़ता है और अगले 4 साल तक एडोल्फ और उनकी वाइफ केट मिलकर ये डेसलर कंपनी को चलाते हैं। और ये वॉर के आखिरी के 2 साल बहुत इंटेंस होते हैं, क्योंकि नाजी गवर्नमेंट लोगों को फोर्स करती है वॉर वेपन्स बनाने के लिए, जिससे ये शू का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाता है। वॉर के बाद रुडोल्फ जब वापस आते हैं तब दोनों भाइयों के बीच में अनबन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब एडोल्फ की वाइफ भी बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व होने लगी थी और जिससे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगा। और इवन दोनों भाइयों की वाइफ के बीच में भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके टाउन में बॉम्ब अटैक हुआ और एडोल्फ अपनी फैमिली को लेकर एक रेफ्यूजी शेल्टर में जाते हैं, जहां पर पहले से ही रुडोल्फ अपनी फैमिली के साथ शेल्टर में होते हैं। और तब एडोल्फ ऐसा बोलते हैं कि द डर्टी बास्टर्ड्स आर बैक, और वो एनिमी के फाइटर जेट्स को देखकर बोल रहे होते हैं, पर रुडोल्फ को लगता है कि वो उनको टारगेट करके बोला जा रहा है। और बस यही एक आर्ग्यूमेंट की वजह से 1948 में दोनों भाई सेपरेट हो जाते हैं और ये बात एक स्नीकर वॉर्स नाम की बुक में भी लिखी है। गैब्रूडर डेसलर शू फैब्रिक कंपनी के एसेट्स भी दोनों भाइयों के बीच में स्प्लिट हो जाते हैं। एडोल्फ, जिन्हें लोग प्यार से एडी कहते थे, वो अपनी एक नई शू कंपनी खोलते हैं एडिडास, और रुडोल्फ भी अपना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं सेम टाउन में, पर नदी के उस पार, और वो अपनी कंपनी का नाम रखते हैं रूडा, और बाद में जाके वो चेंज करके पूमा कर देते हैं। एक फन फैक्ट है कि 1980s में बॉस्टन में एक पार्क था जिसे लोग एडिडास पार्क कहते थे, क्योंकि वहां पर और उसकी आसपास की स्ट्रीट में सिर्फ एडिडास के शूज अलाउड थे। और अगर आप नाइकी, पूमा या फिर किसी ऑफ ब्रांड के शूज पहनकर वहां पर जाते हो तो वहां के लोकल गैंगस्टर ग्रुप आपके पैर में से वो शूज निकाल लेंगे और उसे फेंक कर पेड़ पर लटका देंगे, और उस पेड़ को वो एडिडास ट्री कहते थे। मतलब कि वहां पर एडिडास का एक कल्ट बन चुका था। दोनों भाइयों के साथ साथ उनकी फैमिली और उनकी सिटी भी डिवाइड हो जाती है। रिवर के दोनों साइड के लोग अपनी अपनी तरफ की शू कंपनी को सपोर्ट करने लगते हैं और ये राइवलरी शुरू हो जाती है। एडिडास के शूज पहनकर अगर कोई नदी के उस पार जाता था तो लोग उसे बॉयकॉट करते थे, और सेम वैसे ही पूमा के शूज को इस पार वाले भी बॉयकॉट करते थे। ये राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने अपनी अपनी साइड पे अपनी खुद की बेकरीज बना ली, लोगों ने अपने खुद के बार्स बना लिए, और इवन दोनों साइड के स्पोर्ट्स क्लब भी अलग अलग हो गए। यहाँ से अब 2 ग्लोबल ब्रांड की शुरुआत होती है, जिनके बीच में एक फाइट होती है कि कौन सबसे पहले ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में अपना डोमिनेंस क्रिएट करती है। दूसरा एक फन फैक्ट है कि 1986 में रन डीसीएम, जो फेमस रैपर्स होते हैं, वो एक सॉन्ग बनाते हैं माय एडिडास, और उनके लाइव परफॉर्मेंस में ये गाने पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि लोग अपने खुद के एडिडास के शूज निकालकर हवा में दिखाते हैं। और वो कॉन्सर्ट में एडिडास के को मैनेजर भी इनवाइटेड होते हैं, और ये इन्फ्लुएंस देखकर वो तुरंत ही $1 मिलियन की एंडोर्समेंट साइन कर देते हैं। पर फनी बात यह है कि ये रैप सॉन्ग रसेल साइमन करके एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने पीसीपी नाम के ड्रग के नशे में लिखा था, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड एंडोर्समेंट बना। एडिडास को तुरंत ही मार्केट में सक्सेस मिलने लगती है और लोग उसे शू मेकर ऑफ द नेशन के नाम से जानने लगते हैं। 1954 में जर्मन फुटबॉल टीम फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतती है, जिसमें सारे प्लेयर्स ने एडिडास के ही शूज पहने होते हैं, और एडिडास के ये 3 स्ट्राइप वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा फिनोमिनन बन जाता है। और तब से लेकर एडिडास ने जर्मन फुटबॉल टीम के साथ अपना एक क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है, और ऐसे ही क्लोज कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए एडिडास का अगले 20 साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, और 1960s तक एडिडास अपने 800 एम्प्लॉय के साथ मिलकर 1 मिलियन पेयर ऑफ शूज सेल करते हैं एंड मोर देन 10 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और एडिडास अब सिर्फ एक जर्मन कंपनी नहीं, पर पूरे वर्ल्ड में लीडिंग स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है। तीसरा एक फन फैक्ट है कि माइकल जॉर्डन, जो 6 बार NBA चैंपियन रह चुके हैं, ही वॉज अ फैन ऑफ एडिडास शूज, और उन्हें एडिडास के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था बिफोर साइनिंग ए डील विथ नाइकी। और माइकल जॉर्डन ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि नाइकी जो अमाउंट मुझे ऑफर कर रहा था, अगर उसके क्लोज भी एडिडास मुझे ऑफर करता तो मैं एडिडास के साथ डील क्लोज कर देता, पर एडिडास की ऑफर बहुत कम थी। एडिडास का अब कोई सीरियस कॉम्पिटिटर नहीं बचता, सिवाय कि जो नदी के उस पार है पूमा।
पूमा भी एडिडास को क्लोजली एनालाइज करती जाती है और अपना ग्रोथ मेंटेन रखती है। बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स में एथलीट्स एडिडास और पूमा के शूज पहनने लगे और उनकी ये राइवलरी चलती रही। 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक गेम्स होती है, जिससे ये स्पोर्ट्स वॉर का एक न्यू एरा शुरू होता है और ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं। पहले प्लेयर्स को कोई भी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, पर एडिडास और पूमा ने मिलकर प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया। पर उन्होंने सिर्फ शूज स्पॉन्सर नहीं किए, उन्होंने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करके उनको पैसे भी दिए और उस टाइम पे एथलीट को एडिडास या फिर पूमा के शूज पहनकर खेलने के लिए $10,000 से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। और इस तरह से स्पोर्ट्स गुड्स के मार्केटिंग के एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी टेक्निक से दोनों ब्रांड्स ने अपना फाइनेंशियल ग्रोथ किया, दोनों ने नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बनाए और इसी चक्कर में करप्शन भी बढ़ने लगा। चौथा फन फैक्ट है कि 1970 में एडिडास और पूमा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पेले पैक्ट। मतलब कि पेले जो एक बहुत फेमस फुटबॉल एथलीट थे, उनके साथ दोनों में से कोई भी ब्रांड एंडोर्समेंट साइन नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत फेमस थे और उनके साथ कोई मार्केटिंग कैंपेन साइन करना वो बहुत महंगा पड़ता। पर पूमा ने ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया और पेले को $1,20,000 दिए, सिर्फ एक मैच में एक किक मारने से पहले पूमा के शूज की लेस बांधने के लिए। और इवन कैमरामैन को भी पैसे दिए ताकि ये इंसिडेंट को वो अच्छी तरह से जूम करके रिकॉर्ड करे, ताकि यही क्लिप को वो बाद में एज ए एडवर्टाइजमेंट रन कर पाए। और इससे पूमा की बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई और उसकी सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। आज तक पूमा और एडिडास के हेडक्वार्टर्स जर्मनी के हर्जोगेनाक में ही है और एडिडास ने तो अब इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया है कि उनके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 5% ही जर्मनी से आता है, बाकी 95% रेवेन्यू बाकी सारे कंट्रीज से आता है। एडिडास और पूमा की ये राइवलरी चलती ही रही और दोनों भाई एक साथ कभी भी नहीं मिले। और इवन 1974 में रुडोल्फ के मरने के बाद एडोल्फ उनकी फ्यूनरल में भी नहीं गए थे। पांचवा फन फैक्ट है कि एक जर्मन आर्टिस्ट लूट्स बेक्स ने पूमा का लोगो डिजाइन किया था और उसके बदले में रुडोल्फ ने उन्हें एक कमीशन ऑफर किया था, मतलब कि जितने शूज बिकेंगे उतना कमीशन उनको मिलेगा। पर वो आर्टिस्ट ने कमीशन ना लेकर एक सिंगल शॉट पेमेंट लिया, पर अगर वो कमीशन चूज करते तो शायद वो आज मल्टी मिलियनर होते। सिंपली अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो एडिडास और पूमा दोनों ने पूरे तन मन धन से अपना एक्सपांशन किया। टन मतलब कि एथलेटिक शूज बनाने के लिए उसमें फिजिकल चेंजेस लाए, जैसे कि उसमें मेटल स्पाइक्स लगाए और हाई क्वालिटी का लेदर यूज किया। मन मतलब कि ऐसा इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया कि लोगों के दिमाग में बैठ गए कि ये वाले शूज पहनने से मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊंगा और मैं जीत पाऊंगा। और धन मतलब कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने एथलीट्स को शूज के साथ साथ पैसे भी स्पॉन्सर किए, ताकि वो उनके मार्केटिंग के एक आइडियल कैरेक्टर बने जिनसे बहुत सारी सेल्स आती है। आज आपको क्या लगता है कि ये दोनों ब्रांड एक दूसरे से किस तरह से अलग है और आपको इसमें से कौन सी ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने मिले तन मन धन से।